हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और पिछले क्लासेस में हम लोग रेगुलेशन नंबर 8 देखा था और आज की टॉपिक रही हमारा रेगुलेशन नंबर 9 यानी कि नोटिस ऑफ डिजीज़। तो सबसे पहले नोटिस ऑफ डिजीज़ को इंट्रोड्यूस करने से पहले पहले हमें ये जानना होगा कि नोटिस ऑफ डिजीज़ यानी कि डिजीज़ जो माइंस से रिलेटेड रखी गई है उनके बारे में हमें पहले जानना होगा। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 9 नोटिस ऑफ डिजीज़। तो क्या कहता है रेगुलेशन नंबर 9 नोटिस ऑफ डिजीज़। डिजीज़ मतलब बीमारी, ठीक। डिजीज़ मतलब बीमारी, जिसे हमें सपोज डैट कोई पर्सन को सर्दी जुकाम या फिर स्टोमक पेनिंग या फिर बॉडी पेनिंग या फिर कोई बॉडी पार्ट्स की बॉडी पार्ट्स में दर्द होना या फिर जो भी है, सारी बीमारी को हम लोग बीमारी ही बोलते हैं। बट इन माइनिंग ऑपरेशन माइंस से जो रिलेटेड बीमारियां होती है, हमें बस उन्हीं के बारे में देखना है और उस बीमारी को जो कि माइंस से रिलेटेड या फिर माइनिंग ऑपरेशन के दरमियान अंतर्गत रखी गई कुछ बीमारियां, उन्हें हम नोटिफाइड डिजीज कहते हैं। और ये नोटिफाइड डिजीज कौन करते हैं? गैजेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मोहर से ही नोटिफाइड डिजीज को पारित किया जाता है। आप नोटिफाइड डिजीज से ये समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशन, मैंने डिफिनेशन भी लिखा है, डिजीज कनेक्टेड विथ माइनिंग ऑपरेशन एंड notified in official gazette of the central government called notified disease। डिफिनेशन कहता है कि कोई भी खनन प्रक्रिया में होने वाली बीमारियां और जिसे ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किया है, उसे हम लोग नोटिफाइड डिजीज कहते हैं। ये नोटिफाइड डिजीज 8 टाइप के होते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। पहले हम नोटिस के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो नोटिस सपोज दैट हमारे हमारे माइंस में या फिर किसी के भी माइंस में कोई स्टाफ या वर्कर या ऑफिशियल किन्हीं को भी नोटिफाइड डिजीज हो जाती है, तो ये सबसे पहले पता कैसे चलता है? तो पता कैसे चलता है, इसके आप सिस्टम्स देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको स्वच्छता से ही आपको पता चलने लगेगा कि मेरे बॉडी ऑर्गन में कुछ डैमेज या कुछ है, जिसके कारण मैं प्रॉपर तरीके से गुड फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक ये कि बॉडी सिस्टम से पता चलता है। दूसरा ये कि आपका पीएमई होता है, आईएमई होते हैं। पीएमई तो हर 5 साल में होता है, आईएमई तो स्टार्टिंग पीरियड जब आपकी ड्यूटी ज्वाइनिंग होती है तभी होती है। लेकिन पीएमई में बहुत तरीके से ब्लड से लेके बॉडी ऑर्गन से लेके सारे बॉडी पार्ट्स की जांच होती है, जो कि उसी बॉडी पार्ट्स की जांच के अंतराल हमें नोटिफाइड डिजीज में भी मिलता है, तो हम उसे नोटिफाइड डिजीज के रूप में उस पर्सन को देखते हैं और उन्हें घोषित करते हैं कि इस बंदे को नोटिफाइड डिजीज हो चुका है। ये तो हमारा जानने का तरीका, एक सिस्टम, बॉडी सिस्टम, और दूसरा पीएमई के तहत से। अब रहा कि अगर किसी वर्कर या स्टाफ या ऑफिशियल को नोटिफाइड डिजीज हो जाती है, तो ओनर एजेंट मैनेजर के द्वारा एक नोटिस जाएगी। किन्हें नोटिस जाएगी? नोटिस जाएगी सीआईएम, आरआईएम,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और माइंस ऑफ द इंस्पेक्टर मेडिकल के डिपार्टमेंट को, माइंस ऑफ द इंस्पेक्टर मेडिकल, ये चारों बंदे को नोटिस जाती है, प्लस हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंपनी को भी देते हैं। जैसे कि पिछले क्लासेस में बताया था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आप बोल सकते हो इंश्योरेंस कंपनी को या फिर बहुत सारे वर्कर LIC के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्हें भी हमें नोटिफाइड डिजीज का नोटिस देना होता है। अब ये नोटिस जाता है तो किस फॉर्म से जाता है? ये फॉर्म 5 के तहत जाता है। नोटिफाइड डिजीज को रेगुलेशन नंबर 9 के अंतर्गत रखा गया, प्लस माइंस एक्ट 1952 में रेगुलेशन नंबर 25 के अंतर्गत भी रखा गया है। ये जब हम माइंस एक्ट देखेंगे तो इसमें चलेंगे सेक्शन में, उस समय उसकी चर्चा होगी। और ये जो नोटिफाइड डिजीज हो जाने के बाद ऑनर, एजेंट और मैनेजर की ड्यूटीज रहती है विद इन 3 डे के अंदर CIM, RIM, DM, माइंस इंस्पेक्टर ऑफ मेडिकल एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंपनियां को नोटिस देती है। और ये नोटिस कौन देती है? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। कितने दिन के अंदर? विद इन 3 डेज के अंदर। तो ये हमारा रेगुलेशन की बातें हैं। अब रहा नोटिफाइड डिजीज कितने प्रकार के होते हैं और किस कारण के होते हैं। तो चलिए चलते हैं, नोटिफाइड डिजीज कितने टाइप के होते हैं। ये जो नोटिफाइड डिजीज को रखा गया, ये 8 प्रकार को रखा गया है। 8 प्रकार में पहला डिजीज होता है निमोकोनेसिस। इनका टाइप कितना है? 8 टाइप है। पहला टाइप है निमोकोनेसिस, P इसका साइलेंट रहता है, निमोकोनेसिस। ये ऑफिशियल गैजेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 21 तारीख को 7वां महीने को 1952 में लागू किया गया था निमोकोनेसिस। ये निमोकोनेसिस होता क्यों है? जब हम लोग माइंस में वर्किंग करते हैं, या तो अंडरग्राउंड रहे या फिर ओपन कास्ट रहे, तब छोटी छोटी जो डस्ट पार्टिकल्स रहती है कोयल की, एज लाइक बहुत थिन डस्ट पार्टिकल्स रहती है। और जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल बिटवीन जब हम इनहेल करते हैं तो वो इतनी छोटी मात्रा यानी कि 0.02 माइक्रोमीटर में रहती है, 0.02 माइक्रोमीटर में रहती है। तो ये इनहेल के प्रोसेस से अंदर चली जाती है। यानी कि इनहेल मतलब जब हम सांस जब लेते हैं तो उसी समय ये डस्ट यानी कि कोल डस्ट फेफड़े में चली जाती है, जिसके कारण हमें निमोकोनेसिस होती है। ये सेंटेंस लिखा गया है, लंग्स डिजीज काउज बाय इनहेलेशन, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेलेशन को छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना ऑफ कोल डस्ट। ये कोल डस्ट जब हम लोग सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं, उसी दरमियान कोल डस्ट की जो पार्टिकल्स रहती है 0.02 माइक्रोमिलीमीटर, वो श्वसन सांस के थ्रू से लंग्स में चली जाती है, जिसके कारण निमोकोनेसिस होती है। पहला डिजीज ये रहा। सेकेंड डिजीज हमारा सिलोकोसिस। सेकेंड डिजीज हमारा सिलोकोसिस। ये भी 21 तारीख 7वां महीना 1952 यानी कि 1952 में पारित की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियल गजेट से। ठीक, ये अब होता क्यों है? ये
सेम इट इज लंग्स डिजीज भी है, फेफड़े का ही ये भी बीमारी है, जो कि इनहेलेशन ऑफ एयरबोर्न। आप एयरबोर्न ओपन कास्ट में उतनी नहीं दिखेगी, या फिर ना के बराबर में भी होती है पर दिखती नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अंडरग्राउंड में वर्किंग करते हैं तो अंडरग्राउंड में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं कोल में, जो कि डस्ट जो कि कोल के साथ मिक्सचर के रूप में या फिर कोल के साथ अटैच रहते हैं। तो उसी में से एक एयरबोर्न डस्ट बोला जाता है, सिलिका को, जिसे हम लोग क्वार्ट्ज भी कहते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक की एक टाइप है। सेडिमेंट्री रॉक मैं आगे चल के बताऊंगा, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक। तो ये उसी टाइप की एलिमेंट से होती है, जो कि लंग्स डिजीज में फेफड़े को खराब करती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सिलिकोसिस लंग्स डिजीज caused by inhalation of airborne dust of silica in the crystalline form। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब आप ये समझिए कि ये मान लीजिए बहुत सारा ये सिलिका है, सपोज दैट ये सिलिका है। अब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म लिखा गया है, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसी को आप अगर तोड़े तो ये एकदम क्रिस्टल के शेप में आएगा, एज ए स्क्वायर, छोटी छोटी स्क्वायर। आप कभी अगर शीशा को तोड़ते हैं तो वो टूटने का जो प्रक्रिया रहता है या टूट के बिखरता है, तो वो इसी तरह क्रिस्टलाइज टाइप में ही दिखता है। सेम इट इज एयरबोर्न डस्ट ऑफ सिलिका में भी होता है, और इसी को हम लोग क्वार्ज भी कहते हैं। क्वार्ज एक सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक टाइप का रॉक्स होती है। तो ये हमने 2 डिजीज देखा, अभी और आगे 6 हैं। मैं बोर्ड को रब करके आगे की ओर चलते हैं। रफ करने से पहले पुनः एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। रेगुलेशन नंबर 9, नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीज। कितने प्रकार के नोटिफाइड डिजीज होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। जब किसी बंदे को माइंस ऑपरेशन करने के दरमियान या फिर माइंस में वर्किंग करने के दरमियान माइंस से जो रिलेटेड बीमारियां होती है 8 तरीके से, तो उसे हम लोग नोटिफाई डिजीज करते हैं। और जब किसी बंदे को उस बीमारी के कारण किसी को बॉडी में पेनिंग या फिर किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति होती है, तो तब हम उसे नोटिस के रूप में, उस बंदे का नोटिस के रूप में एक नोटिस CIM, RIM, DM और मेडिकल इंस्पेक्टर के माइंस ऑफ मेडिकल इंस्पेक्टर को देते हैं, प्लस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी देते हैं। और ये नोटिस कब देना होता है? ये नोटिस विद इन 3 डेज के अंदर दे देना होता है। पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, आपको अगर मे भी एग्जाम में पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोटिफाइड डिजीज, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नोटिफाइड डिजीज। एंड अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि सिलिका के कारण जो नोटिफाइड डिजीज होती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम सिलिकोसिस सिलिका के कारण। एंड अगर पूछ दे कि कोल डस्ट के कारण कौन सी नोटिफाइड डिजीज होती है, या फिर 4 नोटिफाइड डिजीज आपको ऑप्शन में दे दी गई होगी और कोल डस्ट के कारण पूछेगी कि ये चारों में से कौन सा नोटिफाइड डिजीज है जो कि कोल डस्ट से होती है, तो ये आंसर होगा निमोकोनाइसिस। आई रिपीट इट, पॉइंट मैंने साफ साफ लिखा दिया है। CMR 9 नोटिस ऑफ डिजीज किस फॉर्म में? फॉर्म 5 में सेक्शन 25 के अंतर्गत रखा गया। कब देना है? 3 दिनों के अंदर देना है। कौन देता है? ओनर, एजेंट और मैनेजर देता है। किन्हें देता है? तो पहला RIM को देता है, CIM को देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM को देता है, माइंस इंस्पेक्टर ऑफ मेडिकल को देता है,
एंड कम्पिटेंट अथॉरिटी को भी देता है, जो कि हम लोग LIC या फिर कोई बॉडी इंश्योरेंस कंपनी के रूप में देखते हैं या फिर के रूप में दिया जाता है, उन लोग को भी हम लोग देते हैं। कंप्लीट सेक्शन 25 रेगुलेशन 9 विदिन 3 days हर टाइप के नोटिस CIM RIM DM मेडिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कंपिटेंट अथॉरिटीज एंड कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनर एजेंट और मैनेजर की। ये हमारा नोटिफाइड डेज की पॉइंट खत्म, और कुछ इसमें देखने को है नहीं। अब हम लोग थर्ड में चलते हैं। थर्ड टाइप्स ऑफ नोटिफाइड डेज बोर्ड को रब करता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट डिजीज है, नेक्स्ट नोटिफाइड डिजीज है मैग्नीज पॉइजनिंग। ये मैग्नीज पॉइजनिंग क्या होता है? थर्ड नंबर में हमारा मैग्नीज पॉइजनिंग, ये एक तरह का नर्वस टाइप यानी कि नर्वस सिस्टम में होने वाली एक तरह का बीमारी है। और किसके कारण होती है? अधिक मात्रा में जब हम लोग इन्हेलेशन या फिर अधिक मात्रा में या फिर अधिक समय तक जब हम लोग मैग्नीस क्या गया, हाँ, एक्सपोजर टू मैग्नीज डस्ट के कारण, यानी कि इसका मतलब कहता है अधिक समय तक जब हम लोग मैग्नीज डस्ट को इनहेल कर लेते हैं तो हमारे मस्कुलर में या फिर नर्वस सिस्टम में ये बीमारी होने की संभावना होती है, जिसके कारण हमें कभी कभी थकावट महसूस लगेगा एंड हमें कभी चलने में भी थकावट या फिर चलने को भी मन नहीं करता है। ये जो कारण होती है वो मैग्नीज पॉइजनिंग के कारण ही होती है, जो कि नर्वस टाइप की एक तरह से बीमारी है। इसके देन आफ्टर हम लोग चौथा पॉइंट में चलेंगे, एब्स्टेसियस डिजीज। ये क्या होता है? चौथा पॉइंट में एस्बेस्टेसियस, ये एक तरह का डिजीज है जो कि इनहेलेशन यानी कि सांस लेने और छोड़ने के दरमियान जब एस्बेस्टर फाइबर्स पार्टिकल्स डस्ट यानी कि एस्बेस्टर फाइबर्स डस्ट जब इनहेलेशन ऑफ एयर के जब हम लोग सांस लेते या छोड़ते हैं तब ये बीमारी होने की संभावना होती है। एस्बेस्टस आप यूं समझ सकते हैं कि एक तरह का जो आउटसाइड हाउसेस रहती है और उनके पास उतनी पर्याप्त मात्रा में मनी नहीं रहती है कि छत ढलाई कर सकते, तो वो एस्बेस्टस की ही सीट ऊपर में लगाते हैं। सेम इट इज एस्बेस्टस की एक प्रकार का डिजीज होता है जो कि अंडरग्राउंड में देखा जाता है। अब रहा पांचवा पॉइंट नंबर 5 डिजीज। ये क्या होता है? ये कैंसर ऑफ लंग्स होता है, यानी कि अधिक मात्रा में अधिक समय तक हम लोग जब कोल माइंस में वर्किंग करते हैं और इनहेलेशन के कारण बहुत सारी डस्ट मिक्सचर ऑफ डस्ट जब श्वास लेने के दरमियान अंदर बॉडी बॉडी पार्ट्स के अंदर चली जाती है, तब कुछ कुछ डस्ट के कारण हमें कैंसर ऑफ लंग्स भी होता है। एंड कभी कभी स्टोमक में भी चली जाती है तो स्टोमक भी पेनिंग होता है। तो ये पांचवा नोटिफाइड डिजीज होती है जो कि सेम इट इज एस्बेस्टेसियस फाइबर ऑफ डस्ट एंड कार्नियो गैसेस के कारण भी होती है। ये हमारा पांचवा डिजीज कंप्लीट। अब हम लोग छठा देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट डिजीज है
नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, यानी कि डिजीज नंबर 6, नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस। इसका मतलब सुनने की क्षमता का खत्म होना। ऐसा क्यों होता है भाई कि माइंस माइंस गैजेट ऑफिसर ने नोज हियरिंग नोज इंड्यूस हियरिंग लॉस को नोटिफाइड डिजीज के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि माइंस में बहुत सारे हैवी मशीनरीज चलती है और जिनकी साउंड या फिर नॉइज इतनी हाई लेवल होती है कि उस जगह पे लंबे समय तक काम करते करते हमने व्यक्ति या फिर वर्कर्स अपनी कानों की सुनने की क्षमता को खो बैठते हैं। दैट्स वाई इसे ऑफिशियल गैजेट ने नोटिफाइड डिजीज के अंतर्गत रखा गया है। नोटिफाइड डिजीज के अंतर्गत में ये नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस जो कि एक लिमिट तरीके से बांधा जाता है कि इतने डीबी के अंदर या फिर इतने डीबी के अंदर में ही आपको काम करना है और कुछ डीबी के अंदर आपको काम नहीं करना है। तो पहला डीबी आता है, डीबी ये डेसिबल होता है जो कि नॉइज नॉइज स्टैंडर्ड का यूनिट होता है डीबी में भी। जब भी आप आईपीएल या फिर मैच देखते होंगे तो कभी कभी इतने सारे शोर या फिर इतने सारे नॉइज प्रोड्यूस होते हैं कि स्क्रीन पे आपको 150 डीबी 120 डीबी इस तरह की वार्निंग दिखाई देती है। तो सेम इट इज वो जो डीबी होती है सेम इट इज नॉइज नॉइज स्टैंडर्ड की यूनिट होती है डीबी। तो पहला जो डीबी रखी गई है 85 नॉइज एंड नॉइज स्टैंडर्ड के अंतर्गत 85 डीबी। ये 85 डीबी का मतलब होता है कि वार्निंग लिमिट, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं किसी मशीनरीज के सामने से और मशीनरीज की साउंड या फिर नॉइज 85 डीबी से मैक्सिमम है तो वो आपके लिए वार्निंग लिमिट है, आप वहां से दूर हो जाइए। उसके बाद 90 डीबी, ये क्या होता है? ये बताया जाता है कि अगर आप 90 डीबी के अंतर्गत काम कर रहे हैं या फिर ऐसी नॉइज नॉइज स्टैंडर्ड में काम कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 90 डीबी से अधिक है तो वो आपके लिए डेंजर पॉइंट हो सकता है। कृपया वहाँ आप सावधानी से काम करें। फिर आता है 115 डीबी। ये इसका मतलब नॉइज स्टैंडर्ड की 115 डीबी, इसमें आप काम कर रहे हैं ऐसी प्लेसेस में जहां 115 डीबी से अधिक या फिर 115 डीबी तक नॉइज नॉइज स्टैंडर्ड लिमिट आती है तो आपको वहां से उस जगह से प्रोटेक्शन लेके काम करना है। यानी कि आप कान में कुछ अ, ऐसी ऐसी प्रोटेक्शन ले जो कि आपको कान बचा सके या फिर सुनने की जो क्षमता है वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद 140 डीबी, ये कहता है कि अगर 140 डीबी कहीं भी नॉइज स्टैंडर्ड यूनिट है तो वहाँ आपको काम नहीं करना है, वहाँ अलाउड ही नहीं है काम करने का, तो आपको वहाँ नहीं जाना है, नॉट बी अलाउड। तो इस तरह से स्टैंडर्ड नॉइज स्टैंडर्ड की लिमिट रखी गई है और इस लिमिट में वार्निंग लिमिट आती है, 90 डीबी में डेंजर लिमिट आती है और 115 में प्रोटेक्शन लिमिट आती है, 140 में डेंजर नॉट बी अलाउड, ये कभी अलाउड नहीं करेगी 140 से या फिर 140 से अधिक हो तो। इसी तरह जो माइंस के मशीनरीज की निर्धारित समय में कुछ कुछ ऐसे स्टैंडर्ड नॉइज रखे गए हैं जो कि उससे ज़्यादा हो तो आप वहाँ से प्रिकॉशन लेके काम करें या फिर वहाँ से हट जाएं। तो पहला जो इंडस्ट्रियल एरिया की जो नॉइज स्टैंडर्ड रखी गई है ये दिन के समय में 75 डीबी तक रखी गई है, ये दिन की समय में 75 डीबी तक रखी गई है और इंडस्ट्रियल एरिया में
ये 70 dB रखी गई है नाइट के समय में। नाइट के समय में ये 75 dB तक रखी गई है। फिर कॉमर्शियली एरिया में ये रखी गई है 65 dB। उसके बाद नाइट ये 65 दिन के dB में और 55 नाइट के dB में। 55 55 dB इन नाइट। इसके बाद ये जो आता है रेसिडेंशियल एरिया में, इनकी लिमिट रखी गई है 55 dB दिन के समय में और 45 dB नाइट के समय में। और ये साइलेंस एरिया यानी कि विलेजेस एरिया में ये रखी गई है 50 dB दिन के समय में और 40 dB नाइट के समय में। कभी आपने नोटिस करा होगा, अगर आपके आसपास माइंस है और माइंस में मशीनरीज चलती है तो कभी कभी नाइट में उस मशीनरीज की आवाज़ें आती है, मशीन की चलने की आवाज़ आती है। तो उस समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप बेशक कंप्लेन कर सकते हैं कि अपनी मशीनरीज थोड़ी कम साउंड में चलाए, अदरवाइज़ हमें दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप नॉइज़ पोल्यूशन को भी अकॉर्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप माइंस में भी जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये हमारा नोटिफाइड डिजीज 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे 7। तब तक मैं रफ करता हूँ। तो 7वां नोटिफाइड डिजीज जो गैजेट में रखी गई है वो है कॉन्टैक्ट डीरमेटिटिस। कॉन्टैक्ट डीरमेटिटिस क्या होता है कि अंडरग्राउंड, आप अगर अंडरग्राउंड कभी गए हैं या फिर देखे हैं तो अंडरग्राउंड में बहुत सारे ऐसे केमिकल का छिड़काव होता है जो कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग या फिर कोयल डस्ट को रखने के लिए छिड़काव किया जाता है। जैसे स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें सिलिका या फिर बहुत सारे केमिकल्स के मिक्सचर की कंपाउंड रखी जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो मिक्सचर यानी कि केमिकल के जो मिक्सचर होते हैं उन्हें अगर आप डायरेक्ट टच करते हैं तो ये आपको कॉन्टैक्ट डीरमेटिटिस हो सकती है, जो कि नोटिफाइड डिजीज 7 में रखी गई है। अब सिर्फ केमिकल मिक्सचर के फॉर्म में जब सिर्फ केमिकल पाउडर के फॉर्म में भी नहीं हो सकती है, में भी अंडरग्राउंड की जो वाटर होती है वो भी, उसमें भी केमिकल कुछ ऐसे पाए जाएंगे जो कि हार्मफुल रहेंगे, तो वो हमारा लिक्विड के भी फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकती है माइंस में। अब रहा नोटिफाइड डिजीज 8 नंबर क्या कहता है, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ये किस कारण होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के सामने रहते हैं तो आपको ये डिजीज हो सकती है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, काउज ऑफ कैंसर। आप कैंसर, या तो बॉडी कैंसर हो या फिर बॉडी ऑर्गन के किसी पार्ट की कैंसर से आप गुजर सकते हैं। तो इस तरह का नोटिफाइड डिजीज हमने 8 नोटिफाइड डिजीज देखा है, जो कि गैजेट ऑफिसर के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किया गया है। अब आने वाले समय में मैं भी और भी नोटिफाइड डिजीज ऐसे हो सकते हैं कि गैजेट में आ सकते हैं। फिलहाल अभी 8 हैं और ये हमारा रेगुलेशन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रेगुलेशन नंबर 9 नोटिस ऑफ डिजीज की नोटिस ऑफ डिजीज की एक तरह से रेगुलेशन है, रेगुलेशन 9 में रखी गई है, जो कि माइनिंग ऑपरेशन के दरमियान किसी को भी हो सकती है। और ये फॉर्म 5 के तहत सूचना देते हैं। सेक्शन 25 में इसे रखा गया है।
विद इन 3 डेज ओनर एजेंट मैनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारे लोगों को सूचना देने की। ये हमारा रेगुलेशन नंबर 9 कंप्लीट। देन आफ्टर अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 रेगुलेशन नंबर 10। आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।